नेक्स्ट है आपके समुद्र तटीय मैदान। ठीक है, तो अगला है समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदानी प्रदेश। समुद्र तटीय मैदानी प्रदेश। ठीक है, अब देखो हाँ, अब थोड़ा सा यहां ध्यान देना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन ने जब मध्य का विशाल मैदान पढ़ा तो मध्य के विशाल मैदान से जो निकलने वाली नदियां थी, अब ये जो नदियां होती हैं जब अपन लोग देखते हैं तो भारत की जो अधिकांश नदियां हैं, जो उत्तरी भारत की नदियां, वो सारी हिमालय से होकर के निकलती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो नदियां हैं वो पठारी भाग से होकर के निकलती है। तो यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं तो भारत का ये जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पे है आप लोगों के पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान। ठीक है, और इसका जो पूर्वी भाग है यहाँ पर जो बना उसको हम लोग कहते हैं पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। इस प्रकार से ये दो मैदानी स्वरूप का निर्माण हुआ। अब सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो तो ये आता है कि ये जो तटीय मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, तो जो भी नदियां थी वो नदियां जब यहां से पठारी भाग से होकर के समुद्र में मिल रही है तो समुद्र में मिलने से पहले वो नदियां क्या करती थी, अपने साथ में जो मिट्टी, गाद, उसके कण ला ला करके और फिर तटीय भागों में बिछाते हुए समुद्र में गिरती थी। तो उससे पहले इस तटीय प्रदेश का निर्माण हुआ, पहली चीज। और दूसरा, ये जो समुद्री भाग है तो उस समुद्री भाग की जो लहरें हैं तो उस लहरों के अंदर भी कंकड़ पत्थर वगैरह मिट्टियां आकर के और फिर तटीय भागों में बिछाई जाने लगी। तो उसका एक तो क्या हुआ, अपर्दन, और अपर्दन के बाद में फिर जो है वो एक होता है आप लोगों के निक्षेपण। ठीक है, तो अपर्दन का मतलब तो ये हुआ है कि कटाव, यानी कि मिट्टी को काटना, और निक्षेपण का मतलब क्या होता है, मिट्टी का जमाव होना, यानी मिट्टी को एक स्थान पर जमा करना, एक स्थान पर इकट्ठा करना। तो इस प्रकार से ये जो निक्षेपण है उस निक्षेपण की क्रिया के फलस्वरूप इस दोनों तरफ पूर्व में और पश्चिम में तटीय मैदानों का निर्माण हुआ या मैदानी स्वरूपों का निर्माण हुआ। अब ये जो मैदानी स्वरूपों का निर्माण हुआ तो यहाँ पे जब अपन लोग पश्चिम और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान की बात करते हैं तो इसमें मूल रूप से इन दोनों के अंदर क्या विभिन्नताएं हैं, क्या क्या इन दोनों में डिफरेंसेस है। तो अपन लोग ये देखते हैं कि जो पूर्वी समुद्र तटीय मैदान है वो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है। अब पूर्वी समुद्र तटीय मैदान जो है वो पश्चिमी समुद्र तटीय की तुलना में अधिक चौड़ा क्यों है, उसके पीछे का क्या कारण है। तो जब अपन उसके पीछे का कारण देखेंगे तो जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक तो अपन लोग अगर देखते हैं तो जैसे महानदी, ठीक है, उसके बाद में फिर आप लोग देखते हो तो एक नदी है गोदावरी, उसके बाद में अपन लोग देखते हैं तो एक नदी है कृष्णा, उसके बाद में जब आप लोग देखते हो तो एक नदी कौन सी है, कावेरी। तो ये जो प्रमुख नदियां हैं, अब इसको अच्छा ऐसे करके, हाँ चलो अब देखो इधर, हाँ अब देखो आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी दक्षिण भारत की नदियां हैं वो उसमें से मैक्सिमम जो नदियां हैं वो कहां पर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो उसमें से जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे यहां से अपन लोग देखेंगे तो कौन सी नदी आएगी, महानदी। उसके बाद में जब आप लोग यहां से देखोगे कौन सी नदी आएगी, गोदावरी। उसके बाद में जब यहां से देखोगे कौन सी नदी आएगी, कृष्णा। और आगे जब आप लोग यहाँ लास्ट में जाकर के देखोगे कौन सी नदी है, कावेरी। तो ये जो प्रमुख नदियां हैं वो अपना जल कहां पर ले जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो यहां जब अपन लोग देखेंगे तो क्योंकि ज्यादातर नदियां जो है अपने जल को बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, तो इन नदियों के द्वारा बना हुआ जो क्षेत्र है वो क्षेत्र ज्यादा चौड़ा है, किसकी तुलना में, पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र की तुलना में। तो पूर्वी समुद्र तट का जो क्षेत्र है वो ज्यादा चौड़ा है बनिस्पत पश्चिमी समुद्र तट की तुलना में। पहली चीज, उसके पीछे कारण ये जितनी भी नदियां हैं उसमें से अधिकांश जो नदियां हैं वो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती हैं। तो उसके बाद में जो है वो यहाँ जो पश्चिमी समुद्र तट पे जो आप लोग देखोगे तो इसका जो तट है वो पूर्व की तुलना में कम चौड़ा है।
यानी लगभग यूं मान लीजिए 30 से 40 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई है। और उस कम चौड़ाई के पीछे का कारण ये है क्योंकि अधिकांश जो नदियां, क्योंकि ये जो दक्षिण का पठार है प्रायद्वीपीय पठार, उसका जो ढाल है वो ढाल किस तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। और जब से पश्चिम से पूर्व की तरफ है तो बहुत कम नदियां जो है वो इस तरफ आकर के अपना जल ले जाती हैं। और दूसरी बात जो है, जो भी नदियां इस तरफ अपना जल ले भी जाती हैं तो उन नदियों को ढाल मिलता है, और ढाल मिलने के कारण क्या होता है, वो नदियां जो होती है वो समुद्र में सीधे अपने एक ही नदमुख के रूप में समुद्र में गिरती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये नदियां ज्यादातर करके मिट्टी का जमाव नहीं कर पाती है, निक्षेपण नहीं कर पाती और मिट्टी का जमाव नहीं कर पाती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो पश्चिमी समुद्र तट है वो पूर्वी समुद्र तट की अपेक्षा कम चौड़ा रहता है। तो इन दोनों में चौड़ाई में ये डिफरेंस है, उसके पीछे का कारण ये है। तो यहां जब अपन लोग देखेंगे तो ये जो समुद्र तटीय मैदान है उसकी जो उत्पत्ति हुई उसके पीछे का कारण क्या है, निक्षेपण। यानी नदियां जब जाती हैं तो वो नदियां क्या करती हैं, जब समुद्र में गिरती है उससे पहले उनका जल जो होता है वो धीमा हो जाता है, उसकी गति कम हो जाती है क्योंकि ढाल नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में अपने साथ में लाई हुई मिट्टियों को आसपास क्या करती है, बिछाती जाती है। तो उस मिट्टी के बिछाव के कारण, यानी उस मिट्टी के जमाव के कारण या मिट्टी के निक्षेपण के कारण समुद्र तटीय मैदानों का निर्माण हुआ भारत के पूर्व में और पश्चिम में। लेकिन पूर्व में अधिक चौड़ा समुद्र तट है और पश्चिम में कम चौड़ा समुद्र तट है। उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो अपना जल पूर्व की ओर ले जाकर के और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर के और फिर अपना जल डालती हैं। तो उससे पहले ये नदियां क्या करती हैं, एक बहुत ही बड़े और चौड़े समुद्र तट का निर्माण करती हैं जिसको हम लोग पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। और ये जो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान है वो कम चौड़ा है। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर आने वाली जो नदियां हैं उनको ढाल मिल जाता है और बहुत कम नदियां और छोटी छोटी नदियां हैं। तो इस कारण से ये नदियां बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी का निक्षेपण या जमाव नहीं करती है। और अवसाद जब वहां पर नहीं जमाव होता है तो ऐसी स्थिति में बहुत ही कम चौड़ाई के यहाँ पर मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। तो जब अपन लोग पश्चिमी तट की बात करते हैं तो इसकी जो औसत चौड़ाई है वो आप लोगों के लगभग 30 से 40 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग पूर्वी समुद्र तट की बात करते हो तो इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 100 किलोमीटर से अधिक इसकी चौड़ाई है। तो अधिक चौड़ाई के पीछे का कारण ये है। दूसरी चीज जब अपन लोग देखते हैं तो ये जो समुद्र तटीय क्षेत्र है इनकी दूसरी विशेषता क्या है, तो दूसरी विशेषता ये है क्योंकि ये जितने भी समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, अब यहां पर क्योंकि समुद्र के नजदीक का क्षेत्र है तो यहां की जो जलवायु है वो कैसी होती है, सम जलवायु होती है। और सम जलवायु होती है जब, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि जल जो होता है उसका एक नेचर होता है कि वो न बहुत अधिक गर्म होता है न बहुत अधिक ठंडा होता है। तो ऐसी स्थिति में समुद्र तटीय क्षेत्र की जो जलवायु होती है वो सम जलवायु होती है। उसके बाद में जो इसका दूसरी जो विशेषता है वो क्या है, क्योंकि आप लोग जहां पर भी देखोगे तो ये जो भी समुद्र तटीय क्षेत्र है वहां पर बंदरगाहों का निर्माण होता है, ठीक है। और बंदरगाहों का जो निर्माण होता है तो बंदरगाह ज्यादातर कहाँ बनते हैं, ऐसे क्षेत्र में बनते हैं जहां पर तटीय क्षेत्र कटाफटा हो, है ना। और कटाफटा जब तटीय क्षेत्र ज्यादा होगा तो क्योंकि कटाफटा क्षेत्र होगा तो वहां पर जहाजों के ठहरने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होंगी। तो ऐसी स्थिति में जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ज्यादातर मात्रा में बंदरगाहों का निर्माण होता है। और ज्यादातर कटाफटा तट भारत में कहाँ का है, तो कटाफटा तट कहाँ पर है, गुजरात में। तो जितने ज्यादा क्रीक होंगे, है ना, तट जितना ज्यादा कटाफटा होगा तो वहां पर आप लोगों के जो है वो बंदरगाहों का निर्माण होगा, है ना। तो ये तटीय स्वरूप। अब उसके बाद में जब अपन लोग देखते हैं तो ये जो समुद्र तट का और क्या महत्व हो सकता है और क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, तो इसका जो अगला इंपॉर्टेंस है वो ये है क्योंकि समुद्र आजकल हम लोग देखते हैं जितना भी विश्व का ज्यादातर व्यापार होता है वो किस मार्ग से होता है, महासागरीय मार्ग से होता है। तो वैश्विक व्यापार की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो क्षेत्र होते हैं समुद्र तटीय क्षेत्र वो व्यापारिक केंद्र बन जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े शहर जो हैं जैसे मुंबई है, ठीक है, जैसे यहाँ से गोवा है, ठीक है, मैंगलोर है कर्नाटक का, चेन्नई है, ये जो बड़े बड़े शहर है जैसे कोलकाता है, ये समुद्र तटीय क्षेत्र में है। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि व्यापारिक केंद्र यहाँ पर बनते हैं। तो इस प्रकार की कुछ विशेषताएं समुद्र तटीय क्षेत्रों की होती है। अब जब अपन लोग भारत के पश्चिमी और पूर्वी समुद्र तट की बात करते हैं या उनके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो ये जो हमारा पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र है जो कम चौड़ा क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो राज्य आते हैं उन राज्यों की जब अपन लोग बात करते हैं कौन कौन से राज्य इसके तहत आते हैं उसकी जब हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ पर जो पहला राज्य है वो कौन सा आ जाता है, गुजरात, ठीक है। ये गुजरात का क्षेत्र आ गया यहाँ पर। उसके बाद में फिर हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पर जो दूसरा राज्य है वो कौन सा आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो राज्य है वो कौन सा आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, कर्नाटक। उसके बाद में फिर हम लोग जब यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा राज्य आ जाएगा, गोवा। उसके बाद में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा राज्य आ जाएगा, केरल। तो इस प्रकार से
पश्चिमी समुद्र तट से लगने वाले जो राज्य हैं वो कितने राज्यों की सीमा लगती है? एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 कर्नाटक, 4 गोवा और 5 केरल। तो पश्चिमी समुद्र तट पर जो राज्य हैं वो कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। ठीक है। उसके बाद में जब हम लोग देखते हैं पूर्वी समुद्र तट की बात करते हैं, तो ये जो पूर्वी समुद्र तट है इसमें जो यहाँ पर जो राज्य है वो राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है। उसके बाद में जब उसके भी ऊपर हम लोग देखेंगे तो जो राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जिसको हम लोग वर्तमान में बोलते हैं सीमांध्र। ठीक है। उसके बाद में फिर जब हम लोग देखते हैं तो उसके बाद में जो राज्य है वो कौन सा है? उड़ीसा। ठीक है। और उड़ीसा के बाद में फिर हम लोग देखते हैं तो कौन सा राज्य आता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। इस प्रकार से पूर्वी समुद्र तट से लगने वाले राज्य कितने हो जाएंगे? 4 राज्य। कितने राज्यों की सीमा लगेगी? 4 राज्यों की। इस प्रकार से हम लोग जब देखते हैं तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तटीय क्षेत्र से लगती है? तो कितने राज्य हो जाएंगे? 9 राज्य हो जाएंगे। ठीक है। उसमें से पश्चिम में कितने राज्य हैं? 5, और पूर्व में कितने राज्य हैं? 4। अब जब हम लोग देखते हैं तो देखो एक प्रश्न तो ये बनता है इसमें सीधा सीधा कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा केवल समुद्री क्षेत्र से लगती है? तो ऐसे राज्य कितने हो जाएंगे? 7 राज्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7, क्योंकि गुजरात और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से भी लगती है और स्थल से भी लगती है। ठीक है। तो विशुद्ध रूप से केवल समुद्री सीमा से लगने वाले राज्य कितने हैं? 7, है ना। लेकिन स्थल और समुद्र दोनों से, स्थल और जल दोनों से जिनकी सीमा लगती है ऐसे राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात और यहां से जाकर के पश्चिम बंगाल। अब ये जितने भी राज्य हैं उसमें अगर अपन लोग देखें कि सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है ना, तो सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। इसकी सीमा सबसे लंबी है ना। तो सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। अब प्रश्न ये बनता है कि सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात क्यों है? तो उसके पीछे का उत्तर है क्योंकि ये सर्वाधिक कटा फटा तट है ना। तो इस गुजरात का जो समुद्र तट है वहां क्रीक बहुत ज्यादा है, यानी कटा फटा तट है इस प्रकार से, है ना। और जब कटा फटा तट है तो स्वाभाविक रूप से उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। और दूसरा सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य कौन सा है समुद्र तटीय? तो वो राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, है ना, जिसकी लंबाई समुद्र तटीय क्षेत्र में सर्वाधिक है। और सबसे न्यूनतम लंबाई वाला राज्य तो आप लोगों को सबको पता ही है, वो राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जब अपन लोग इस पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान की बात करते हैं तो इस पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान के कुछ नाम दिए गए हैं। उससे पहले मैं इसके कुछ क्षेत्र हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि इसके कौन कौन से नाम हैं। तो जब अपन लोग देखेंगे कि इसके कौन कौन से नाम हैं, तो यहाँ पे जब अपन लोग देखते हैं तो इस गुजरात का जो ये वाला तट है, ठीक है, उसका जो ये क्षेत्र है, उसके बाद में अपन लोग देखते हैं यहाँ पे जो है गुजरात और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, तो ये एक खाड़ी वाला क्षेत्र है। ठीक है। तो यहाँ जब अपन लोग देखते हैं तो आप लोगों ने गुजरात में एक तट का, एक बंदरगाह का नाम सुना होगा। क्या नाम है? कांडला बंदरगाह। ठीक है। तो ये जो गुजरात का भाग है उसको अपन लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? कांडला तो बंदरगाह है इस क्षेत्र में, लेकिन इस भाग का नाम क्या है? ये जो खाड़ी वाला भाग है इसका क्या नाम है? काठियावाड़ तो इस तट का नाम हो गया, लेकिन इस भाग का क्या नाम है जो मैंने एरो किया, इसका क्या नाम है? कच्छ की खाड़ी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? है ना। तो ये वाला जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं कच्छ की खाड़ी। और इसी के आसपास का जो क्षेत्र है, यानी कौन सा क्षेत्र? ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं कच्छ का रण। क्या कहते हैं? नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है। उसके बाद में जब अपन लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है, फिर जो खाड़ी वाला क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? खंबात की खाड़ी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? खंबात की खाड़ी। ठीक है। तो इसको हम लोग खंबात की खाड़ी का क्षेत्र कहते हैं। तो गुजरात का जो ये पूरा समुद्र तटीय क्षेत्र है जो गुजरात के तहत लगता है, इस पूरे समुद्र तटीय क्षेत्र को हम लोग जो है वो काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ठीक है। तो ये हो गया गुजरात का समुद्र तटीय क्षेत्र। और इसके अंतर्गत जो बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह आता है? कांडला पोर्ट। कौन सा बंदरगाह आता है? कांडला पोर्ट। और ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है? कच्छ की खाड़ी। आप लोगों को ध्यान में होगा तो कच्छ की खाड़ी और कच्छ का रण, ऐसे क्षेत्र, और खंबात की खाड़ी, यहां पर राजस्थान की नदियां जो है वो जाकर के अपना जल समुद्र में गिराती हैं। जैसे आप लोगों ने माही, और कौन सा है? पश्चिम बनास, और कौन सी है? साबरमती। ये जो प्रमुख नदियां हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि माही और साबरमती 2 नदियां ऐसी है जो अपना जल कहां ले जाती हैं? खंबात की खाड़ी में। कहां पे ले जाती हैं?
तो मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि जो खंबात की खाड़ी का क्षेत्र है, तो यहां से ये दो नदियां आ रही है। एक तो जो है वो ये नदी है महानदी, सॉरी नर्मदा, कौन सी नदी है ना, और दूसरी नदी कौन सी है, ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो दक्षिण के पठार की नदियां हैं, परंतु अपना जल कहां पर ले जाती हैं, खंबात की खाड़ी की ओर। तो दक्षिण के पठार की जितनी भी ज्यादातर बड़ी नदियां हैं वो सभी अपना जल पूर्व में ले जाती है, कहां पर, बंगाल की खाड़ी की ओर। लेकिन सिर्फ दो ही नदियां नर्मदा और ताप्ती जो अपना जल खंबात की खाड़ी की ओर ले जाती है, और खंबात की खाड़ी जो है वो अरब सागर का एक पोर्शन है। तो ये दोनों नदियां जो हैं वो एस्चुअरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, क्योंकि इनको जहां से ये नदियां निकल रही है वहां से समुद्र में मिलने तक उनको ढाल प्राप्त होता है, और ढाल प्राप्त होने के कारण ये नदी एक ही शाखा के रूप में समुद्र में गिरती है। और जब नदी एक ही शाखा के रूप में समुद्र में गिरती है तो भारत की ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो एस्चुअरी का निर्माण करती है, ऐसा प्रश्न आता है। तो कौन कौन सी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। दूसरा प्रश्न ये आता है कि दक्षिण के पठार की ऐसी नदियां कौन सी हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जाकर के अरब सागर की ओर ले जाती हैं। तो वो नदियां कौन कौन सी हैं, नर्मदा और ताप्ती, क्योंकि ये दोनों ही नदियां दक्षिण के पठार की हैं। बाकी सारी नदियां दक्षिण के पठार की, जैसे आप लोगों ने देखा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनकी सहायक सारी नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। लेकिन दक्षिण के पठार की दो नदियां ऐसी हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर नहीं ले जाकर के किस तरफ ले जाती हैं, अरब सागर की ओर, और ये एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, एक नदमुख का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो ये रहा हो गया आप लोगों के खंबात तक का क्षेत्र। उसके बाद में ये जो महाराष्ट्र का पूरा जो तट है, ये यहाँ पे गोवा तक का जो क्षेत्र है ना, तो ये रहा जो पूरा तटीय क्षेत्र है महाराष्ट्र का, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, कोंकण तट। क्या नाम दिया है, ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो खंबात की खाड़ी से लेकर के और फिर गोवा तक, यानी गोवा नहीं आ रहा उसमें, लेकिन गोवा का जो पार्ट है, वहां तक का जो पार्ट है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। तो अभी हम पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान पढ़ रहे हैं। उस पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान के अंदर हम लोगों ने पहला क्षेत्र पढ़ा गुजरात तटीय क्षेत्र, ठीक है, जिसमें कच्छ की खाड़ी आता है, और ये गुजरात का पूरा समुद्र तट को कवर करता है, और खंबात की खाड़ी तक का क्षेत्र है जिसको हम लोग काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में खंबात की खाड़ी से लेकर के गोवा तक का जो क्षेत्र है, जो महाराष्ट्र राज्य का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। उसके बाद गोवा से लेकर के, और फिर जब हम लोग यहां पर देखते हैं, ठीक है, तो गोवा से लेकर के और फिर यहाँ पे हम लोग कर्नाटक का जो क्षेत्र है, और ये वाला क्षेत्र है आप लोगों के मंगलोर। कौन सा क्षेत्र है, ये कर्नाटक का एक शहर है मंगलोर, वहां तक का जो ये पूरा क्षेत्र है, ये फिर दूसरा समुद्र तटीय क्षेत्र, मतलब है पश्चिमी समुद्र तट, पर इसका जो भाग गोवा और कर्नाटक के समुद्र तट से लगता है, उस भाग को हम लोगों ने जो नाम दिया है यहाँ पर, इसका नाम है कनरा तट। क्या नाम दिया है ना, और इसका कई किताबों में आप लोगों को कन्नड़ तट ऐसा भी नाम मिलेगा। तो कन्नड़ तट अथवा कनरा तट जो है वो आपके गोवा से लेकर के मंगलोर कर्नाटक तक का भाग है। क्लियर हो गया आपके दिमाग में, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो क्षेत्र इससे रिलेटेड आता है वो क्षेत्र आता है आप लोगों के मैंगलोर से लेकर के, और फिर जब हम लोग यहां पर देखेंगे तो ये लास्ट में आपके यहां पे आ जाएगा तिरुवनंतपुरम तक। कहां तक का क्षेत्र आ जाएगा, तिरुवनंतपुरम तक का क्षेत्र, ठीक है। तो यहां पर जो ये शहर है, ये केरल का एक शहर है जिसको हम लोग कहते हैं तिरुअनंतपुरम। क्या कहते हैं, तो तिरुअनंतपुरम तक का जो ये पूरा क्षेत्र है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मलाबार तट। किस नाम से जानते हैं इसको, मलाबार तट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र को हमने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। कितने भागों में बांटा, एक तो गुजरात समुद्र तटीय क्षेत्र जिसमें कच्छ की खाड़ी आता है और खंबात की खाड़ी तक का क्षेत्र आता है, और इसमें कांडला पोर्ट आता है। उसके बाद में हम लोगों ने खंबात की खाड़ी से लेकर के गोवा तक का क्षेत्र देखा जो महाराष्ट्र का समुद्र तट को कवर करता है, उसका क्या नाम है, कोंकण तट है। उसके बाद हम लोगों ने देखा गोवा से लेकर के मैंगलोर कर्नाटक तक का क्षेत्र है जो कर्नाटक के समुद्र तट को शो करता है, कर्नाटक की तटीय सीमा को शो करता है, उसका क्या नाम है, कंदरा अथवा कन्नड़ तट। उसके बाद में मंगलोर कर्नाटक से तिरुअनंतपुरम केरल तक का जो पूरा भाग है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मलाबार तट के नाम से जानते हैं। और ये जो पूरा समुद्र तट है उसको हम लोग पश्चिमी समुद्र तट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया आपके दिमाग में, ठीक है। तो ये रहा हो गया मलाबार तट। अब हमारे सामने जो है वो जब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आता है आप लोगों के पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र। तो जिस प्रकार इसके 4 भाग किए हैं,
उसी प्रकार से पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र के दो भाग किए गए हैं। तो वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे जब हम लोग महानदी से लेकर के जब हम लोग देखते हैं तो जो ये कृष्णा नदी तक का जो पूरा भाग है, ठीक है, इस भाग को, क्योंकि ये उत्तर का भाग है इसलिए उसको हम लोगों ने नाम दिया है उत्तरी सरकार तट। क्या नाम दिया इसको, है ना? तो पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र है इसमें जब हम लोगों ने देखा तो क्योंकि विभिन्न प्रकार की नदियां हैं तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो हुगली नदी तटीय क्षेत्र, महानदी का क्षेत्र आ जाएगा, उसके बाद में फिर गोदावरी नदी आ जाएगी और फिर कृष्णा नदी का जो पूरा क्षेत्र आ जाएगा। तो ये जो पूरा उत्तरी भाग है उसको हम लोग उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। और इस उत्तरी सरकार तट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक तो आप लोगों के पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आ जाता है, एक आप लोगों के उड़ीसा का क्षेत्र आ जाता है और एक आप लोगों के आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है। क्लियर हो गया आपके दिमाग में? अब ये जो उत्तरी सरकार तट है, इस उत्तरी सरकार तट के फिर जो है वो स्थानीय नाम भी हैं, ठीक है? तो वो स्थानीय नाम कौन कौन से हैं? तो इस चीज को जब आप लोग देखोगे तो ये जो उड़ीसा है ना, तो उस उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है इसका नाम है उत्कल तट। क्या नाम है? उत्कल तट। क्या नाम है? आप लोगों ने सुना होगा उत्कल शब्द, सुना है? कहाँ आता है उत्कल शब्द? जब आप लोग राष्ट्रगान बोलते हो उसमें आता है ना। तो उत्कल क्या है? उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसको उत्कल तट के नाम से जानते हैं, ठीक है? उसके बाद में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है इसको कहते हैं काकीनाडा तट। क्या बोलते हैं इसको? काकीनाडा तट। तो इस प्रकार से ये जो उत्तरी सरकार तट है, इस उत्तरी सरकार तट के दो भाग हो गए। कितने भाग हो गए इसके? दो भाग। एक तो हो गया उत्कल तट, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया? काकीनाडा तट, ठीक है। तो उत्कल तट जो है वो तो कहां से लगता है? उड़ीसा। कहां से लगता है? उड़ीसा। और काकीनाडा तट कहां से लगता है? आंध्र प्रदेश। आप लोगों ने नाम सुना होगा अशोक महान का, ठीक है, उसने विजय प्राप्त की थी, बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया था, कलिंग युद्ध। वो कलिंग किस क्षेत्र में पड़ता है? उड़ीसा। तो ये जो उड़ीसा का तटीय क्षेत्र है उत्कल तट, उसी को कलिंग तट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कलिंग तट भी कहते हैं, ठीक है। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तो उत्तरी सरकार तट है पूरा एक ही। क्लियर हो गया आपके दिमाग में? लेकिन उसके फिर दो पार्ट है छोटे छोटे, स्थानीय नाम अलग अलग है। उड़ीसा में उत्कल तट कहते हैं और आंध्र प्रदेश में काकीनाडा तट के नाम से जानते हैं, लेकिन है पूरा एक ही, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट कहते हैं। क्लियर हो गया आपके दिमाग में? फिर हम लोग जब कृष्णा नदी से नीचे का जो भाग आता है, ये वाला जो वाला पूरा पोर्शन है, ठीक है, तो इस जो पूरा पोर्शन है जो साउथ तक जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है, तो ये जो क्षेत्र है वो विशेष रूप से इसका ज्यादातर जो पार्ट है वो तमिलनाडु में पड़ता है ना। और इसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? है ना। तो ये जो कोरोमंडल तट है, ये कोरोमंडल तट कहां पर आता है? तो ये आता है आपके तमिलनाडु में। कहां पर आता है? और कोरोमंडल तट की मुख्य रूप से नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी। कौन सी नदी है? अब ये जो कावेरी नदी का क्षेत्र है, तो ये जो कावेरी नदी है वो विशेष रूप से उसके आसपास के क्षेत्र में चावल की कृषि की जाती है। किसकी कृषि की जाती है? तो दक्षिण भारत का धान्यागार, प्रश्न आता है, धान यानी चावल, तो दक्षिण का धान्यागार किस नदी को कहते हैं? तो वो नदी कौन सी है? कावेरी नदी। तो कावेरी नदी से निर्मित जो पूरा क्षेत्र है, जो तमिलनाडु से लगने वाला क्षेत्र है, उसको हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जब अपन लोग देखते हैं तो पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र जो भी है उसके दो पार्ट हुए, एक तो हुआ उत्तरी सरकार तट और दूसरा कौन सा हुआ? कोरोमंडल तट। तो उत्तरी सरकार तट तो आपके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है और कोरोमंडल तट आपके कहां से लगा हुआ है? तमिलनाडु से लगा हुआ है। इस प्रकार से इसके ये दो क्षेत्र हो गए, ठीक है। अब फिर ये तो हो गया इसके समुद्र तटीय क्षेत्र और उसके तटीय क्षेत्र के क्या क्या नाम है। लेकिन आप लोगों ने इस समुद्र तटीय क्षेत्र में कुछ झीलें भी देखी होंगी और आपके दिमाग में एक नाम आ रहा होगा चिल्का झील, ठीक है। और ये चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में है। इसी प्रकार से आपने नाम सुना होगा पुलिकट। पुलिकट कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। उसी प्रकार से आपने नाम सुना होगा बेम्बनाद। बेम्बनाद कहां पर है? केरल में। ये झीलें हैं और इन झीलों के लिए एक विशेष शब्द यूज में लिया जाता है और उसको अपन लोग कहते हैं, अगर आप लोगों को ध्यान में हो तो इसको अपन लोग बोलते हैं लेगुन झीलें। क्या बोलते हैं? ठीक है। और इसी लेगुन झील को ही अपन लोग जो है अनूप झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये लेगुन झील अथवा अनूप झील क्या है? वैसे तो आप लोगों को खाली यही याद रखना है कि भारत की लेगुन झीलें कौन सी है,
है ना। तो चिल्का उड़ीसा एक प्रकार की लेगुन झील है, पुलिकट आंध्र प्रदेश एक प्रकार की लेगुन झील है, वेम्बनाड केरल एक प्रकार की लेगुन झील है, ठीक है। इसी का दूसरा नाम अनूप झील भी है। लेकिन लेगुन झील का निर्माण कैसे होता है, ये है क्या? तो एक्चुअल में इनका जो निर्माण होता है वो होता है पश्च जल से, ठीक है। यानी कि जब अपन लोग देखते हैं तो समुद्र तटीय क्षेत्र में जब समुद्री लहरें आती है ना, तो वो क्या करती है, अंदर से कंकड़ पत्थर वगैरह ला करके समुद्र तटीय क्षेत्र में उसको क्या करती है, जमाती रहती है। लेकिन समुद्र तट से थोड़ा दूर होने पर ऐसी स्थिति बनती है कि लगातार वो कंकड़ पत्थर, वो लगातार लहरें आ करके जमाती जाती हैं और समुद्र तटीय क्षेत्र के निकट यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो एक क्षेत्र बन जाता है इस प्रकार सा, है ना। यानी कि वो कह सकते हैं एक प्रकार की दीवार बन जाती है कंकड़ पत्थर की, और फिर समुद्र तट में जो सीपिया वगैरह होती है ना, छोटे मोटे जो पत्थर वगैरह होते हैं, उसकी एक दीवार बन जाती है। तो फिर क्या होता है, समुद्र का जल तो अलग निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे फिर स्थिति ये बनती है कि जब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इस क्षेत्र के अंदर जो है वो यहाँ पे जल भर जाता है इस क्षेत्र में इस प्रकार से, और जल भर जाता है तो उस जल के भरने से जो झील बनती है उसको हम लोग लेगुन झील कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, लेगुन झील। तो इसका पश्च जल का मतलब क्या हुआ, समुद्र का पश्च यानी पीछे का जल, मतलब समुद्र का जल जो पीछे की ओर जा रहा है और समुद्र के आड़ में एक छोटी सी दीवारनुमा भाग बन जाता है कंकड़ पत्थरों से युक्त, और समुद्र का बाकी जल उस जल को अलग कर देता है। तो अलग करके जो जल वहां भर गया, तो उस भर जाने से जो झील बन गई उसको हम लोग लेगुन झील अथवा पश्च जल अथवा अनूप झील के नाम से जानते हैं। तो ऐसे समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली लेगुन झीलें हैं। और ये जो लेगुन झील है, जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील कौन सी, तो उत्तर क्या आएगा, चिल्का उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, चिल्का उड़ीसा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब लेगुन झीलों की बात करते हैं तो यहाँ पे जब अपन लोग देखते हैं तो ऐसी लेगुन झीलें कौन कौन सी हैं, उस चीज को जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो है आप लोगों के एक तो आ जाएगा वेम्बनाड। कौन सी आ जाएगी, वेम्बनाड। और ये वेम्बनाड कहां पर है, केरल में। वेम्बनाड कहां पर है, केरल में। उसके बाद में जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक और झील है जिसका नाम है आप लोगों के चिल्का, और वो चिल्का कहां पर है, उड़ीसा में। चिल्का झील कहां पर है, उड़ीसा में। उसी प्रकार से आप लोग जब देखोगे तो एक और झील है जिसको हम लोग कहते हैं पुलिकट, है ना। और ये पुलिकट झील कहां पर है आप लोगों के, आंध्र प्रदेश में। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। और चिल्का कहां पर है, उड़ीसा में। तो ये प्रमुख लेगुन झीलें हैं जिसमें केरल में वेम्बनाड, आंध्र प्रदेश में पुलिकट और उड़ीसा में चिल्का। और सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का उड़ीसा, जिसको हम लोग लेगुन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के समुद्र तटीय क्षेत्र, ठीक है। तो इस मैप को आप लोग बना लीजिए, है हाँ, सौराष्ट्र तट ही है ये, गुजरात तटीय क्षेत्र भी कहते हैं, ये सौराष्ट्र तट। वो क्षेत्र है, हाँ, इसको आप लोग बना लीजिए। बना लोगे, चलो लिखो, मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, लिख लो आप लोग फटाफट। समुद्र तटीय मैदानी प्रदेश, समुद्र तटीय मैदानी प्रदेश, समुद्र तटीय मैदानी प्रदेश, इसमें लिखो प्रायद्वीपीय पठारों से निकलने वाली नदियों, प्रायद्वीपीय पठारों से निकलने वाली नदियों के द्वारा समुद्र में गिरने से पहले, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा समुद्र में गिरने से पहले, समुद्र में गिरने से पहले, समुद्र में गिरने से पहले कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि के जमाव अथवा निक्षेपण से, कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि के जमाव अथवा निक्षेपण से, निक्षेपण से तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में, तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि के जमाव अथवा निक्षेपण से तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लहरों के द्वारा
कंकड़ पत्थरों के निक्षेपण से, कंकड़ पत्थरों के निक्षेपण से निर्मित मैदानी क्षेत्र, कंकड़ पत्थरों के निक्षेपण से, निक्षेपण यानी जमाव, निक्षेपण से निर्मित मैदानी क्षेत्र। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पूर्वी समुद्र तट पश्चिमी समुद्र तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। पूर्वी समुद्र तट पश्चिमी समुद्र तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, पश्चिमी समुद्र तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। पूर्वी समुद्री तट पश्चिमी समुद्री तट की तुलना में अधिक चौड़ा है क्योंकि यहां महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि बड़ी बड़ी नदियों के द्वारा समुद्र में गिरने से पहले अधिक चौड़े समुद्र तट का निर्माण करना है। अधिक चौड़े समुद्र तट का निर्माण करना है। जबकि पश्चिम में अधिक ढाल के कारण एवं छोटी नदियों के कारण, अधिक ढाल के कारण एवं छोटी नदियों के कारण मिट्टी का निक्षेपण अथवा जमाव कम होता है। पश्चिम में अधिक ढाल के कारण तथा छोटी नदियों के कारण मिट्टी का निक्षेपण कम होता है, अतः इसकी औसत चौड़ाई पूर्व की अपेक्षा कम है। औसत चौड़ाई पूर्व की अपेक्षा कम है। ठीक है, महत्व लिखो, यानी समुद्र तटीय क्षेत्र जो है उनका महत्व पॉइंट डाल दो, महत्व। और इसमें लिखो पहला पॉइंट सम जलवायु। दूसरा, नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र। तीसरा, बंदरगाहों का निर्माण, नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र। तीसरा, बंदरगाहों का निर्माण। चौथा, व्यापारिक केंद्र। अगला लिखो बागाती कृषि। मसाले आदि का उत्पादन, इसी में लिखना है बागाती कृषि, मसाले आदि का उत्पादन। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, भारत के 9 राज्य समुद्र तटीय सीमा पर स्थित हैं। भारत के 9 राज्य समुद्र तटीय सीमा पर स्थित हैं। सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात। सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात।
सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात। कोष्टक में लिख देना, अधिक क्रीक होने के कारण, क्रीक, अधिक क्रीक, क्रीक यानी तट जो है वो कटा फटा है ना, अधिक क्रीक होने के कारण। एवं दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। न्यूनतम समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य गोवा, न्यूनतम समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य गोवा, न्यूनतम समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य गोवा। अब लिखो समुद्र तटीय मैदान के उपभाग, समुद्र तटीय मैदान के उपभाग। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान और दूसरा हो जाएगा पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। ठीक है, अब इसमें पहला सौराष्ट्र अथवा काठियावाड़ तट, गुजरात। दूसरा कोंकण तट, ठीक है, खंभात से गोवा, ठीक है, और राज्य आ जाएगा महाराष्ट्र। दूसरा है कोंकण तट। तीसरा है कंद्रा अथवा कन्नड़ तट, गोवा से मंगलोर, बंगलोर नहीं है वो, मंगलोर, और इसमें राज्य आ जाएगा आपके कर्नाटक। ठीक है, कंद्रा अथवा कन्नड़ तट। और चौथा आ जाएगा आपके मलाबार तट। ये है आपके मंगलोर, ये मंगलोर कर्नाटक का भाग है ना, मंगलोर से तिरुअनंतपुरम, और ये आ जाएगा आपके केरल में। ठीक है, इस प्रकार से 4 क्षेत्र हो गए आप लोगों के, है ना। खंभात की खाड़ी से लेकर के गोवा तक का पोर्शन महाराष्ट्र में है। कंद्रा अथवा कन्नड़ तट गोवा से लेकर के मंगलोर कर्नाटक, विशेष रूप से कर्नाटक में है। मलाबार तट मंगलोर से तिरुवनंतपुरम तक केरल में है। गोवा जो राज्य है ना, उसकी सीमा कितने राज्यों से मिलती है, किसी को पता है? एक बार देख करके आना कि गोवा की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। कल अपन मिलेंगे, कोई चिंता जैसी बात नहीं है। ठीक है, गोवा जो राज्य है क्या किसी एक राज्य की ही सीमा के अंदर है या कोई 2 राज्यों से मिलते हैं, वो आप लोग देख करके आना। ठीक है, अब देखो हो गया ये। अब पूर्वी समुद्र तट यहां पे अपन लोग देखेंगे। ठीक है, पूर्वी समुद्र तट, तो इसमें फिर 2 भाग हो जाएंगे पूर्वी समुद्र तट के। एक है उत्तरी सरकार तट, अभी के अभी तो उत्तरी सरकार तट, और दूसरा हो जाएगा कोरोमंडल तट। ठीक है, 2 पोर्शन हो जाएंगे, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट, है ना। उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट।
अब यहां जब अपन लोग देखते हैं तो ये जो उत्तरी सरकार तट है इसमें यहां पर फिर दो तट और आ जाते हैं। एक तो है उत्कल और एक है आपके काकीनाडा। तो उत्कल तट तो आता है आपके उड़ीसा और काकीनाडा तट आ जाएगा आपके आंध्र प्रदेश। अगर आप लोगों को नहीं लिखना है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। नहीं, आप लोग कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या मतलब है इस चीज का क्लास में? कोरोमंडल तट जो है वो यहां पे आ जाएगा आपके तमिलनाडु। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया आप लोगों के दो प्रकार का पोर्शन हो गया, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट के दो पार्ट हैं, उत्कल तट और काकीनाडा तट। उत्कल तट आपके उड़ीसा से संबंधित हो गया, काकीनाडा तट आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित हो गया और यहां आ गया तमिलनाडु। अब यहां पे जब नदियों की बात करोगे तो महानदी, उसके बाद है आपके गोदावरी और कृष्णा, और यहां आपके आ जाएगा कृष्णा से कावेरी नदी। कृष्णा से कावेरी नदी। कृष्णा नदी से कावेरी नदी का पोर्शन हो जाएगा ये आपके कोरोमंडल तट। हाँ, अब लिखो लेगुन। पॉइंट डालो, लेगुन अथवा अनूप झील। लेगुन, लेगुन अथवा अनूप झील। लेगुन अथवा अनूप झील, इसमें लिखो समुद्र तटीय क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में तट के निकट कंकड़ पत्थर के निक्षेपण, कंकड़ पत्थर के निक्षेपण, निक्षेपण यानी जमाव, कंकड़ पत्थर के निक्षेपण के अवरोध के कारण, पश्च जल के भरने से, पश्च जल यानी समुद्र के पीछे का जल, पश्च जल के भरने से निर्मित, पश्च जल के भरने से निर्मित झीलें, के भरने से निर्मित झीलें। उदाहरण लिखो, पहला है चिल्का झील। चिल्का ये है आपके उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक लेगुन झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक लेगुन झील, खारे पानी की प्राकृतिक लेगुन झील। ठीक है, फिर लिखो पुलिकट। ये है आपके आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील ये भी लेगुन झील का ही उदाहरण है। ये है आपके आंध्र प्रदेश। तीसरा बेम्बनाद, और ये बेम्बनाद है आपके केरल। बेम्बनाद है केरल, बेम्बनाद केरल। ठीक है, इस प्रकार से समुद्र तटीय क्षेत्र पूरे हुए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।